नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी, आंटी आप पिक्चर चलेंगी? अंदर आते हुए सेजल ने पूछा। पिक्चर? हाँ आंटी, नॉवल्टी में परिणीता लगी है ना बेटा, तुम दोनों ही देख आओ। तुम दोनों के साथ मैं बूढ़ी कहाँ जाऊंगी। कहते हुए अचानक प्रेमा की आंखों में वह दिन याद आया जब विवेक के मना करने के बावजूद बहू ईसा और बेटे श्रेयस को पिक्चर जाते देख वह भी उनके साथ पिक्चर जाने की जिद कर बैठी थी। उनकी पेशकश सुनकर बहू तो कुछ नहीं बोली, पर बेटा बोला, माँ तुम कहाँ जाओगी हमारे साथ? मेरे एक दोस्त की फैमिली भी जा रही है, वहाँ से हम सब खाना खाकर लौटेंगे। श्रेयस के मना करने पर वह तिलमिला उठी थी, पर विवेक के डर से कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि उन्हें व्यर्थ की तकरार बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बच्चों के जाने के बाद अपने मन का क्रोध विवेक पर उगला तो वह शांत स्वर में बोले, प्रेमा गलती तुम्हारी है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी जिंदगी है, फिर तुम क्यों बेवजह छोटे बच्चों की तरह उनकी जिंदगी में हमेशा दखलंदाजी करती रहती हो। तुम्हें पिक्चर देखनी है तो हम दोनों किसी और दिन जाकर देख आएंगे। विवेक की बात सुनकर वह चुप हो गई थी, पर दोस्त के लिए बेटे द्वारा नकारे जाने का दंश बार बार चुप कर उन्हें पीड़ा पहुंचा रहा था। फिर लगा कि विवेक सच ही कह रहे हैं। कल तक उंगली पकड़कर चलने वाले बच्चे अब सचमुच बड़े हो गए हैं, और उसमें बच्चों जैसी जिद पता नहीं क्यों जा रही है। उसकी सास अक्सर कहा करती थी कि बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं, लेकिन तब वह इस उक्ति का मजाक बनाया करती थी, पर अब वह स्वयं भी जाने अनजाने उन्हीं की तरह बर्ताव करने लगी है। यह वही श्रेयस था जिसे बचपन में अगर कुछ खरीदना होता या पिक्चर जाना होता तो खुद पापा से कहने के बजाय उनसे सिफारिश करवाता था। सच, समय के साथ सब कितना बदल जाता है। अब तो उसे उनका साथ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब वह उसकी नज़रों में ओल्ड फैशन हो गई है, जिसे आजकल के ज़माने के तौर तरीके नहीं आते हैं। जबकि वह अपने समय में पार्टियों की जान हुआ करती थी, लोग उनकी जिंदा दिली के कायल थे। आंटी की सोच में डूब गई। प्लीज चलिए ना, परिणीता शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित अच्छी मूवी है, आपको अवश्य पसंद आएगी, आग्रह करते हुए सेजल ने कहा। सेजल की आवाज़ सुनकर प्रेमा अतीत से वर्तमान में लौट आई। शरद चंद्र उनके प्रिय लेखक थे। उन्होंने अशोक कुमार और मीना कुमारी की पुरानी परिणीता भी देखी थी, उपन्यास भी पढ़ा था। फिर भी सेजल के आग्रह पर पुनः उस पिक्चर को देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाई तथा उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। उनकी सहमति पाकर सेजल उन्हें तैयार होने का निर्देश देती हुई स्वयं भी तैयार होने चली गई। विवेक अपने एक नज़दीकी मित्र के बेटे की विवाह में गए थे। जाना तो वह भी चाहती थी, पर उसी समय यहाँ पर उनकी सहेली की बेटी का विवाह पड़ गया था। अतः विवेक ने कहा है कि मैं वहाँ होकर आता हूँ, तुम यहाँ सम्मिलित हो जाओ। कम से कम किसी को शिकायत का मौका तो ना मिले। वैसे भी उन्होंने हमारे सभी बच्चों के विवाह में आकर हमारा मान बढ़ाया था, इसलिए दोनों जगह जाना जरूरी था। विवेक के न होने के कारण वह अकेले बोर होती या व्यर्थ के धारावाहिकों में दिमाग खपाती। पर अब इस उम्र में समय काटने के लिए इंसान करे भी तो क्या करे। न चाहते हुए टेलीविजन देखना एक मजबूरी सी बन गई है, या कहिए मनोरंजन का एक रास्ता और सुलभ साधन यही रह गया है। ऐसी मनोस्थिति में जी रही प्रेमा के लिए सेजल का आग्रह सुकून दे गया तथा थोड़े इनकार के बाद स्वीकार कर ही लिया। वैसे भी उनकी जिंदगी ठहर सी गई थी। 4 बच्चों के रहते हुए एकाकी जिंदगी जी रहे। एक बेटा विजय और बेटी पूजा विदेश में है तथा 2 बच्चे श्रेयस और रूपा यहाँ मुंबई और दिल्ली में हैं। 2 बार वे विदेश जाकर विजय और पूजा के पास रहकर भी आए थे, लेकिन वहाँ की भाग दौड़ वाली जिंदगी उन्हें रास नहीं आई थी। विदेश की बात तो छोड़िए, अब तो मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों का भी यही हाल है। वहाँ भी पूरे दिन अकेले रहना पड़ता था। आजकल तो जब तक
पति पत्नी दोनों ना कमाएं तब तक किसी का काम ही नहीं चलता, भले ही बच्चों को आया के भरोसे या क्रेंच में छोड़ना पड़ जाए। एक उनका समय था जब बच्चों के लिए माँ बाप अपना पूरा जीवन ही अर्पित कर देते थे, पर आजकल तो युवाओं के लिए अपना करियर ही मुख्य है। माता पिता की बात तो छोड़िए, कभी कभी तो उन्हें लगता है आज की पीढ़ी को अपने बच्चों की परवाह भी नहीं है। पैसों से वे उन्हें सारी दुनिया खरीद कर तो देना चाहते हैं, पर उनके पास बैठकर प्यार के दो मीठे बोल के लिए समय नहीं। बच्चों के पास मन नहीं लगा तो वे लौट कर अपने घर चले आए। विवेक ने इस घर को बनाने के लिए जब लोन लिया था, तब प्रेमा ने यह कहकर विरोध किया था कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, बुढ़ापे में अकेले थोड़े ही रहेंगे, 4 बच्चे हैं, वे भी हमें अकेले थोड़े ही रहने देंगे। पर पिछले 4 साल इधर उधर भटक कर आखिर उन्होंने अकेले रहने का फैसला कर ही लिया। कभी बेमन से बनाया गया घर अचानक बहुत अच्छा लगने लगा। अकेलेपन की विभीषिका से बचने के लिए अभी 3 महीने पहले ही उन्होंने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया था। शिवम और सेजल अच्छे सुसंस्कृत ही लगे। उनका एक छोटा बच्चा था, इस शहर में नए-नए आए थे। शिवम एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उन्हें घर की ज़रूरत थी और विवेक और प्रेमा को अच्छे पड़ोसी की, अतः रख लिया। अभी उन्हें आए हुए 1 हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि एक दिन सेजल आकर उनसे कहने लगी कि आंटी, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो बाबू को आपके पास छोड़ जाऊं, कुछ ज़रूरी काम से जाना है, जल्दी ही आ जाएंगे। उसका आग्रह देखकर पता नहीं क्यों वह मना नहीं कर पाई। उसे बच्चे के साथ 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इस बीच ना तो वह रोया ना ही उसने विशेष परेशान किया। प्रेमा ने उसके सामने अपने पोते के छोड़े हुए खिलौने डाल दिए थे, उनसे ही बस खेलता रहा। उसके साथ खेलते खेलते और बातें करते हुए उन्हें अपने पोते विक्की की याद आ गई। वह भी लगभग इसी उम्र का था। उस बच्चे में वह अपने पोते को ढूंढने लगी। उस दिन के बाद तो नित्य का क्रम बन गया। जिस दिन वह नहीं आता, प्रेमा आवाज़ देकर उसे बुला लेती। बच्चा उन्हें दादी कहता तो उनका मन भाव विभोर हो उठता था। धीरे धीरे सेजल भी उनके साथ सहज होने लगी थी। कभी कोई अच्छी सब्जी बनाती तो आग्रह पूर्वक दे जाती, उन्हें अपने पैरों में दवा या तेल मलते देखती तो खुद लगा देती। कभी कभी उनके सिर की मालिश भी कर दिया करती थी। कभी कभी तो उन्हें लगता है कि इतना स्नेह तो उन्हें अपने बहू बेटों से भी नहीं मिला। कभी वे उनके नज़दीक आए भी तो सिर्फ इतना जानने के लिए कि उनके पास कितना पैसा है तथा कितना उन्हें हिस्सा मिलेगा। शिवम भी ऑफिस जाते समय उनका हालचाल पूछ कर जाता है। बिजली, पानी और टेलीफोन का बिल वही जमा कर रख दिया करता था। यहाँ तक कि बाजार जाते हुए भी अक्सर उनसे पूछने आता कि उन्हें कुछ मंगाना तो नहीं है। उनके रहने से उनकी काफ़ी समस्या हल हो गई थी। कभी कभी प्रेमा को लगता कि अपने बच्चे का सुख तो उन्हें मिला ही नहीं, चलो दूसरों की औलाद जो सुख दे रही है उसी से झोली भर लें। विवेक ने उन्हें कई बार चेताया कि किसी पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं है, पर वह उनको यह कहकर चुप करा देती थी कि आदमी की पहचान उसे भी है। ये संभ्रांत और सुशील है, अच्छे परिवार से हैं, अच्छे संस्कार मिले हैं, वरना आज के समय में कोई किसी का इतना ध्यान नहीं रखता। आंटी जी, आप तैयार हो गई? एक ऑटो ले आए हैं, सेजल की आवाज़ आई। सेजल की आवाज़ ने प्रेमा को एक बार फिर विचारों के बवंडर से बाहर निकाला। हाँ बेटी, बस अभी आई, कहते हुए पर्स में कुछ रुपए या सोच कर रख लिए कि मैं बड़ी हूँ, आखिर मेरे होते हुए पिक्चर के पैसे वे दें, उचित नहीं लगेगा। जबरदस्ती पिक्चर के पैसे उन्हें पकड़ाए। पिक्चर अच्छी लग रही थी। कहानी के पात्रों में वह इतना डूब गई कि समय का पता ही नहीं चला। इंटरवल होने पर उनकी ध्यानावस्था भंग हुई। शिवम उठकर बाहर गया तथा थोड़ी ही देर में पॉपकॉर्न तथा कोक लेकर आ गया। सेजल और उसे पकड़ाते हुए यह कहकर चला गया कि कुछ पैसे बाकी हैं, लेकर आता हूँ। पिक्चर शुरू भी नहीं हो पाई थी कि बच्चा रोने लगा। आंटी, मैं अभी
आती हूँ कहकर सेजल भी चली गई। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, पर दोनों में से किसी को भी न लौटते देख कर मन आशंकित होने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मुड़ कर देखती, पर फिर यह सोच कर रह जाती कि शायद बच्चा चुप न हो रहा हो, इसलिए वे दोनों बाहर ही होंगे। यही सोचकर प्रेमा ने पिक्चर में मन लगाने का प्रयत्न किया। अनचाहे विचारों को झटक कर वह फिर पात्रों में खो गई। अंत सुखद था, पर फिर भी आंखें भर आई। आंखें पोंछ कर इधर उधर देखने लगी। इस समय भी शिवम और सेजल को न पाकर वह सहम उठी। बहुत दिनों से प्रेमा अकेले घर से निकली नहीं थी, अतः और भी डर लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वे उन्हें अकेले छोड़कर कहाँ गायब हो गए। बच्चा चुप नहीं हो रहा था तो कम से कम एक को तो अब तक उसके पास आ जाना चाहिए। धीरे धीरे हाल खाली होने लगा, पर उन दोनों का कोई पता नहीं था। घबराए मन से वह अकेले ही चल पड़ी। हाल से बाहर आकर अपरिचित चेहरों में उन्हें ढूंढने लगी। धीरे धीरे सब जाने लगे। वह एक और खड़ी होकर सोचने लगी, अब क्या करूं? उनका इंतजार करूं या ऑटो करके चली जाऊं? अम्मा, यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? उनको अकेली खड़ी देखकर वॉचमैन ने उनसे पूछा। बेटा, जिनके साथ आई थी वह नहीं मिल रहे हैं। आपके बेटा बहू थे? हाँ, कुछ और कहकर वह बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी। आजकल सब ऐसे ही होते हैं। बूढ़े माता पिता की तो किसी को चिंता ही नहीं रहती। वह बुदबुदा उठा था। वह सर में से पानी हो रही थी, पर और कोई चारा न देखकर तथा उसकी सहानुभूति पाकर हिम्मत बटोर कर बोली, बेटा एक एहसान करोगे? कहिए माँ जी। मुझे एक ऑटो रिक्शा में बिठा दो। उसने प्रेमा का हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई और ऑटो में बिठा दिया। घर पहुंचकर ऑटो से उतरकर जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर लगे ताले को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो खुला ताला देख कर हैरान हुई। हड़बड़ा कर अंदर घुसी तो देखा अलमारी खुली पड़ी है तथा सारा सामान जहां तहां बिखरा पड़ा। लाखों के गहने और कैश गायब था। मन कर रहा था कि खूब जोर जोर से रोएं, पर रोकर भी करती क्या। प्रेमा को शुरू से ही गहनों का शौक था। जब भी पैसा बचता उससे वह गहने खरीद लाती। विवेक का कभी उनके इस शौक पर हंसते तो कभी तो कहती, मैं पैसा व्यर्थ नहीं गंवा रही हूँ, कुछ ठोस चीज ही खरीद रही हूँ, वक्त पर काम आएगा। पर वक्त पर काम आने के बजाय वह तो कोई और ही ले भागा। किट्टी के मिले 20,000 रुपये उसने अलग से रखे थे। घर में कुछ काम करवाया गया था, कुछ होना बाकी था। उसके लिए विवेक ने 40,000 रुपये बैंक से निकलवाए थे, पर निश्चित तिथि पर लेन ठेकेदार नहीं आया तो वह पैसे भी अंदर ही की अलमारी में रख दिए थे। सब एक झटके में चला गया। जहाँ कुछ देर पहले तक वह शिवम और सेजल को लेकर परेशान थी, वही अब इस नई मुसीबत के कारण समझ नहीं पा रही थी कि करे तो क्या करे। पर फिर यह सोचकर कि शायद बच्चे के कारण शिवम और सेजल अधूरी पिक्चर छोड़कर घर न आ गए हों, उन्हें आवाज़ लगाई। कोई आवाज़ ना पाकर वह उसी ओर गई। वहाँ उनका कोई सामान ना पाकर वह हचकचा गई। खाली घर पड़ा था। उनका दिया पलंग, एक टेबल और 2 कुर्सी पड़ी थी। अब पूरी तस्वीर एकदम साफ नजर आ रही थी। कितना सातिर ठग था वह। किसी को शक न हो इसलिए इतनी सफाई से पूरी योजना बनाई। उसे पिक्चर दिखाने ले जाना भी उसी योजना का हिस्सा था। उसे पता था कि विवेक घर पर नहीं है। इतनी गर्मी में कूलर की आवाज़ में आस पड़ोस में किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा और वह आराम से अपना काम कर लेंगे तथा भागने के लिए भी समय मिल जाएगा। पिक्चर देखने का आग्रह करना, बीच में उठकर चले आना, सब कुछ प्रेमा के सामने चित्र की भांति घूम रहा था। कहीं कोई चूक नहीं, शर्मिंदगी या डर नहीं। आश्चर्य तो इस बात का था कि इतने दिन साथ रहने के बावजूद उसे कभी उन पर शक नहीं हुआ। उन्होंने खुद को संयत कर विवेक को फोन किया और फोन पर बताते बताते वह रोने लगी। उन्हें रोता देखकर विवेक ने सांत्वना देते हुए पड़ोसी वर्मा के घर जाकर
सहायता मांगने को कहा। वह बदमाश की बगल में रहने वाली गीता वर्मा के पास गई। गीता को सारी स्थिति से अवगत कराया तो वह बोली, कुछ आवाज़ें तो आ रही थी, पर मुझे लगा शायद आपके घर में कुछ काम हो रहा है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। अब जो हो गया सो हो गया। वर्मा साहब बोले, परेशान होने या चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। वैसे तो चोरी गया सामान मिलता नहीं है, पर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए FIR दर्ज करा देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर उनके बयान को सुनकर बोला, उस युगल की तलाश तो हमें काफ़ी दिनों से है। कुछ दिन पहले हमने अखबार में भी निकलवाया था तथा लोगों से को सावधान रहने के लिए कहा था, पर शायद आपने इस खबर की ओर ध्यान नहीं दिया। यह युगल कई जगह ऐसी वारदातें कर चुका है, पर किसी का भी बताया हुलिया किसी से मैच नहीं करता। शायद वह विभिन्न जगहों पर विभिन्न नाम का व्यक्ति बन कर रहता है। क्या आप उसका हुलिया बता सकेंगी? कब से वह आपके साथ रह रहा था? जो जो उन्हें पता था उन्होंने सारी जानकारी दे दी। जिस ऑफिस में वह काम करता था वहाँ का पता लगाया तो पता चला कि इस नाम का कोई व्यक्ति उनके यहाँ काम ही नहीं करता। उनकी बताई जानकारी के आधार पर बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर भी उन्होंने अपने आदमी भेज दिए। पुलिस ने आकर जांच की, पर कहीं कोई सुराग नहीं था। यहाँ तक कि कहीं उनकी उंगलियों के निशान भी नहीं पाए गए। लगता है शातिर चोर था। इंस्पेक्टर बोला, हम लोग कई बार आप जैसे नागरिकों से निवेदन करते हैं कि नौकर और किराएदार रखते समय पूरी सावधानी बरतें, उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। मसलन वह कहाँ काम करता है, उसका स्थायी पता, फोटोग्राफ आदि। पर आप लोग तो समझते ही नहीं है। इंस्पेक्टर थोड़ा रुक फिर बोला, वह आपका किराएदार था, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? किराएदार, इसका तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। आयकर की पेचीदगी से बचने के लिए कोई सेटलमेंट ही नहीं किया था। सच, थोड़ी सी परेशानी से बचने के लिए हमने स्वयं को अपराधियों के हवाले कर दिया। हाँ, शुरू में कुछ एडवांस देने के लिए अवश्य कहा था, पर जब उन्होंने असमर्थता जताई तो उनकी मजबूरी को देखकर मन पिघल गया था। दरअसल हमें पैसों से अधिक ज़रूरत सिर्फ अपना सूनापन बांटने या घर की रखवाली के लिए अच्छे व्यक्ति की थी, और उनकी बातों में कसक टपक रही थी। बच्चों वाला युगल था, सो संदेह की कोई बात ही नजर नहीं आई थी। यही तो गलती करते हैं आप लोग। कुछ एग्रीमेंट करवाएंगे तो उसमें सब कुछ दर्ज हो जाएगा। अब किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं रहता कि वह शरीफ है या बदमाश। वह तो गनीमत है कि आप सही सलामत है, वरना ऐसे लोग अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी का खून भी करना पड़े तो पीछे नहीं रहते हैं। उन्हें चुप देखकर इंस्पेक्टर बोला, दूसरे दिन विवेक भी आ गए। प्रेमा को रोते देखकर विवेक बोले, जब मैं कहता था कि किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, तब तुम मानती नहीं थी। उन्हीं के सामने अलमारी खोलकर रुपए निकालना रखना सब कुछ तो ही करती थी। मुझे ही क्यों दोष दे रहे हो? आप भी तो बैंक से पैसा निकलवाने के लिए चेक उसी को देते थे। झुंझलाकर प्रेमा ने उत्तर दिया था। उस घटना को कई दिन बीत गए थे, पर उन सातिरों चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। प्रेमा कभी सोचती तो उन्हें एक एक विश्वास ही नहीं होता कि वह इतने दिनों तक झूठे और मक्कार लोगों के साथ रह रही थी। वे ठग थे, तभी तो पिछले 2 महीने का किराया यह कहकर नहीं दिया था कि ऑफिस में कुछ समस्या चल रही है, अतः वेतन नहीं मिल रहा है। प्रेमा ने भी यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि लोग अच्छे हैं, पैसा कहाँ जाएगा। वास्तव में उनका स्वभाव देखकर कभी लगा ही नहीं कि इनका इरादा नेक नहीं है। इतने सौम्य चेहरों का इतना घिनौना रूप भी हो सकता है, उन्होंने कभी सोचा भी न था। मुंह में राम बगल में छुरी वाला मुहावरा शायद ऐसे लोगों की फितरत देखकर ही किसी ने कहा होगा। आश्चर्य तो इस बात का था कि इतने दिन साथ रहने के बावजूद उन्हें कभी उन पर शक नहीं हुआ। उन्होंने अखबारों और टेलीविज़न में वृद्धों के लुटने और मारे जाने की घटनाएं पढ़ी और सुनी थी, पर
उनके साथ भी कभी कुछ ऐसा ही घटित होगा, सोचा भी न था। अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी हद तक गिर चुके ऐसे लोगों के लिए यह एकमात्र खेल हो पर किसी की भावनाओं को कुचलते, तोड़ते, मरोड़ते, उनकी संवेदनशीलता और सदास्यता का फायदा उठाकर उनके वजूद को मिटाते लोगों को जरा भी लज्जा नहीं आती। आखिर हम वृद्ध जाएं तो कहाँ जाएं? क्या किसी के साथ संबंध बनाना या उसकी सहायता करना अनुचित है? किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते देख ऐसे लोग यह क्यों नहीं सोचते कि एक दिन बुढ़ापा उनको भी आएगा? वैसे भी उनका यह खेल आखिर चलेगा कब तक? क्या झूठ और मक्कारी से एकत्र की गई दौलत के बल पर वह सुकून से जी पाएंगे? क्या संस्कार दे पाएंगे अपने बच्चों को? मन में चलता बवंडर प्रेमा को चैन से रहने नहीं दे रहा था। बार बार एक ही प्रश्न उनके दिल व दिमाग को मथ रहा था। इंसान आखिर भरोसा करे भी तो कैसे, किस पर करे? दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।